Okay, students, once again, welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. So, students, already you know that 3 videos I have already uploaded on this chapter, that means periodic classification of elements, and this is the 4th video on this chapter. So, at first I would like to request all those new users, new students, जो नए बच्चे हैं जो आज ही इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम, उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पिछले 3 वीडियोज़ को आप देखें पहले और इस वीडियो को भी देखें, तो आपको चीज़ें और भी बेहतर समझ में आएंगी। और दूसरी चीज़, सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दाहिना साइड में उसका जो बेल आइकन दिया होगा उसको प्रेस करें, सो दैट मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। दूसरी चीज़, आप वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम वीडियो को लाइक करते हैं आप लोग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नीचे अंगूठा का निशान होता है वीडियो के नीचे, उस अंगूठे के निशान में आप लोग क्लिक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके गाइज, सो एज यू नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस्ड अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पिछले वीडियो में मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया हूँ और आई हैड एक्सप्लेन एवरीथिंग एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स और ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा मैंने सब कुछ डिस्कस किया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ इट फॉर्म, इसका फॉर्मेशन कैसे किया गया है। मैंने बताया है कि इसका प्रिपरेशन कौन किया है, हेनरी मोशले, जिन्होंने एटॉमिक नंबर का खोज किया था और उसी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया। बट लेटर ऑन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज प्रिपेयर्ड बाय नील बोर, जिसे हम लोग आज पढ़ते हैं। तो मैंने उस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया हूं कि हाइड्रोजन का पोजीशन आखिर वहां पे क्यों है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल इवन दो दैट एलिमेंट दैट मीन हाइड्रोजन इज इन फर्स्ट ग्रुप, दैट इज इन अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। अल्कली मेटल के ग्रुप में वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड्स दैट विच एलिमेंट विल कम एट फर्स्ट इन द पीरियड्स एंड एट लास्ट इन द पीरियड। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है किसी भी एलिमेंट का, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका डिसाइड करता है कि वो किसी भी पीरियड में आपका पहला एलिमेंट होगा या किस पोजीशन पे उसका स्थान होगी। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। 18 ग्रुप होते हैं और टोटल 7 पीरियड होते हैं। तो हम लोग चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए। प्लीज़ अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो अंगूठे हैं कि निशान है, जो लाइक का निशान है, उसे प्लीज़ लाइक करें वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो हम लोग चलते हैं, स्लाइड वाइज हम लोग फिर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगेन वी विल कम डाउन टू स्लाइड। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्या है यहाँ पे, थोड़ा हम लोग लाइट को बढ़ाते हैं, मौसम बादल बादल किया हुआ है, तो इसमें हम लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज 18th ग्रुप। और टोटल पीरियड कितने हैं, दिस इज फर्स्ट पीरियड एंड दिस इज 7th पीरियड। टोटल 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। और ये दो आपका हो गया लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, जो ये आपका 6th पीरियड का है और ये आपका 7th पीरियड का है। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने जैसे आपको अभी बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एलिमेंट के बारे में डिसाइड होता है कि वो कौन सा पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा तो वो किसी भी पीरियड का पहला एलिमेंट होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा तो किसी भी पीरियड का पहला, जैसे लिथियम, आप देख सकते हैं ये 2nd पीरियड का पहला एलिमेंट है। तो लिथियम के बारे में देखते हैं कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, तो 2,1 इसका होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप देख सकते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए यह पहला इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी में हम लोग आते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में हम लोग देखते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,7। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आती है तो उसमें 10 जोड़ेंगे। तो अगर 7 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 17, मतलब ये 17 ग्रुप में होगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 17 ग्रुप में है। अगर लास्ट एलिमेंट की बात करेंगे, जो आपका ये 18 ग्रुप जो है, 18 ग्रुप क्या है आपका, ये 18 को आपका इनर्ट एलिमेंट बोला जाता है, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपका हो गया क्या, ये आर्गोन एलिमेंट है या तो इनर्ट एटम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नियॉन, नियॉन है आपका सेकंड पीरियड में। तो नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 10 होता है। इसका जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा 2,8। तो इस 8 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। तो आप देख सकते हैं कि ये 18th ग्रुप में है। कौन सी ग्रुप में है, ये 18th ग्रुप में है। तो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, तो हम फिर से इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे हम लोग कि आखिर पीरियड्स का और ग्रुप्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वी विल सी बाय यूजिंग दिस पीरियोडिक टेबल। हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स और ग्रुप्स वेरी करता है, कैसे ये वेरी करता है। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग किस में चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आते हैं यहाँ पे आते हैं हम लोग। So you can see this is the heading, characteristics of periods and groups are as follows. Characteristics of periods and groups are as follows. तो सबसे पहला characteristics we will talk about atomic size. हम लोग किसका बात करेंगे, atomic size. तो guys, students, you will also make your notes. So you will sit with a copy and pen so that you can also make your notes. Okay? इसी यही कारण है कि मैं आपको ये PDF के साथ समझाता हूँ, ताकि आप अपना नोट्स को भी इसके साथ बनाते जाएं। ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं एटॉमिक साइज के बारे में, देखते हैं कि एटॉमिक साइज में किस तरह से ये वेरी करता है पीरियड्स में और ग्रुप्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज एज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द एन एटम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होती है। इसमें क्या होती है, प्रोटॉन होती है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, और आई थिंक ऑलरेडी यू नो ऑल दोज थिंग्स, बट इवन तो आई जस्ट वांट टू रिपीट इट बिकॉज बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पिछले चीजें पता नहीं होता है, तो आपको हर एक चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं एक नए स्लाइड के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी एटॉम का जो एटॉमिक नंबर होता है उस दैट मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन कंसिस्ट बाय दैट एलिमेंट। जैसे मैं बात करता हूं सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब इस सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 आपका प्रोटॉन भी है। और इसमें एक और क्या होती है, न्यूट्रॉन होती है। तो न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला एक होती है एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के पी प्लस से प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन से। मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लेंगे। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सबके एटॉमिक नंबर से ही पता होता है, और अगर उसका एटॉमिक मास भी पता हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मालूम चल जाएगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम का, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23। तो सोडियम में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि एटॉमिक मास इक्वल टू, तो एटॉमिक मास इक्वल टू 23 इधर दे देंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, प्लस, तो इक्वल प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो 23 - 11 12। मतलब सोडियम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 12। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। दैट मीन्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, प्रोटॉन होती है और न्यूट्रॉन होती है। और ये सेल होती है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जैसे पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन,
4, 5, 6, 7 और 8। हम देखते हैं कि 2, 8, 18, 32। मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक ये चीजें आपको पता होगा। तो बीच में क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। और ये इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, हमेशा कंटिन्यू रिवॉल्व करता रहता है। तो चलते हैं हम लोग फिर से वापस आते हैं उसी स्लाइड में, इसमें आते हैं हम लोग। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अभी मैंने क्या बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है। तो इसके और ये जो आउटरमोस्ट सेल होता है, ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है, ये दोनों का जो बीच का दूरी होता है उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। और यही डिसाइड करता है एटॉमिक का साइज क्या होगा। ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस टेल्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। मतलब एटॉमिक रेडियस अगर बड़ा होगा तो एटम ऑफ साइज भी बड़ा होगा, और एटॉमिक रेडियस अगर छोटा होगा तो एटम का साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या होता है, एलोंग ग्रुप इट इंक्रीजेज, एलोंग ग्रुप इट इंक्रीजेज। मतलब एटॉमिक साइज जो होता है, हम लोग चलते हैं फिर से पिछले स्लाइड में, इसमें कि एलोंग ग्रुप जो होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। मतलब जैसे हम बात करेंगे किसी भी एक ग्रुप का लेते हैं, मान लेते हैं हम ये 13 ग्रुप की बात करते हैं, 13 ग्रुप की बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बोरॉन और एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एलोंग ग्रुप जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है देखिए, देखो बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। इसका जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग इसको बनाएंगे तो पहला में कितना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। सॉरी मैं इसको इससे समझाता हूं। बोरॉन का जैसे मैंने भी बताया कितना है, 5 एटॉमिक नंबर है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,3 होगा। यार यहीं पे अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं, किसका बात करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो 2, 8, 3। मतलब यहाँ पे देखो 2 ही सेल था, लेकिन यहाँ पे कितना सेल हो गया, 3 सेल हो गया। 3 सेल हो गया मतलब एक सेल बढ़ हो गया ना। इसमें क्या है कि 2 ही सेल है, लेकिन एल्युमिनियम के कितना सेल है, 3 सेल है। तो ये जो दूरी है ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसका ये दूरी क्या है, कम है। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एलोंग ग्रुप इंक्रीजेज। जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन एलोंग पीरियड इट डिक्रीजेज, एलोंग पीरियड इट डिक्रीजेज। मतलब अगर हम लोग पीरियड में इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाएगा, कम करता जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो हम लोग देखते हैं। मैं ये 2 एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलिए एक मैं यहां से पोटेशियम लेता हूं और इसी पीरियड का मैं ले लेता हूं। चलो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं यहां पे सोडियम लेता हूं और इसी का क्लोरीन लेता हूं। तो हम देखेंगे कि साइज किसका बड़ा होगा, सोडियम का कि क्लोरीन का। तो ऑब्वियसली द साइज ऑफ सोडियम विल बी बिगर। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब हम लोग यहाँ लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है पीरियड में। ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है। ऐसा क्यों होता है, एक मैंने स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोडियम का जैसे मैंने अभी बात किया, सोडियम का 11 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। लेकिन अगर क्लोरीन का बात करते हैं तो 17 है, तो 2, 8, 7। मतलब इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 7। ये पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा सेल में 8 हो जाएगा, लेकिन तीसरा सेल में कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होती है। अब आपको पता है कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसके बीच में क्या होती है, प्रोटॉन होती है न्यूक्लियस के अंदर। मैंने अभी आपको बताया है पिछले वीडियो में कि अपोजिट चार्जेज में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, मतलब निगेटिव चार्जेज बढ़ता जाएगा,
तो ये पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब इस आउटरमोस्ट सेल को अपने तरफ खींचना चालू कर देगा। आउटरमोस्ट सेल को क्या करेगा, अपने तरफ खींचना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, हमारा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आउटरमोस्ट सेल है, मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने अंदर की तरफ खींचेगा। तो अपने अंदर तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये साइज कम होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा, साइज तो कम होता चला जाएगा। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा किसी एक पीरियड में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। सिर्फ एक पीरियड की बात कर रहा हूं, कॉमन पीरियड में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन में कितना है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसको न्यूक्लियस की तरफ ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, ये इट विल बी अट्रैक्टेड मोर। तो इसका साइज क्या होगा, कम होता चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक साइज। दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक साइज। तो ये हो गया आपका एटॉमिक साइज। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है और पीरियड में लेफ्ट से राइट घटता जाता है। ये चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट में। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, लिथियम का Kl होगा, सोडियम का KLm हो जाएगा और पोटेशियम का KLmn हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं सेल का संख्या बढ़ता जा रहा है। तो सेल का संख्या बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। जैसे अभी सिर्फ एक ही सेल है, अब 2 सेल हो गया, अब 3 सेल हो गया। तो ये जो साइज है ये बढ़ता जा रहा है। तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और पीरियड में डिक्रीज करता है। अभी मैंने ये चीज़ बताया है कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाएगा। तो पीरियड में जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता जाता है, डिक्रीजेज करता जाता है। तो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। विच इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है, सबसे पहले उस चीज को जानेंगे। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम। जैसे मैंने अभी बात बताया कि ये क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल। जैसे मैंने अभी बात बताया कि ये जो है आपका ये आउटरमोस्ट सेल है, इस आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये और एक यहाँ पे 4 आपका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किस में क्या है, ये आउटरमोस्ट सेल में है। तो मैंने बताया था कि जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट सेल में होते हैं वो लूजली बाउंड होता है, वो अनस्टेबल होता है। तो वो अस्टेबल होने के लिए ही या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आउटरमोस्ट सेल से, जैसे मैंने अभी सोडियम की बात बता रहा था, तो सोडियम का 2 8 1 बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्या करता है, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्यों लूज करता है, क्योंकि उसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो लास्ट में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इसको लूज करेगा। तो ये लूज करने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एलोंग ग्रुप क्या होता है, इट डिक्रीजेज होता है। एलोंग ग्रुप क्या होता है, इट डिक्रीजेज, ये डिक्रीज होता जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है ग्रुप में, मतलब एलोंग ग्रुप इट डिक्रीजेज, ऐसा क्यों, मतलब ग्रुप में जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, फिर से मैं आता हूं उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हम लोग इसमें आते हैं, मतलब जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, मतलब कम एनर्जी लगेगा उसको उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं।
हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में चलिए हम लोग लिथियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,n1 होगा। सोडियम 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 होगा। इसका पोटेशियम है तो 2881 होगा। ये सब कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है आप मुझे बताएंगे? ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? दीज आर फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 ही सेल में था, यहाँ 3 सेल पहुंच गया, यहाँ पे 4 सेल पहुंच गया। मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले 2 ही सेल था, अब 3 सेल हो गया और फिर 4 सेल हो गया। एक बात बताओ, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? अगर एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है तो ये जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, हम एक आपको फ्रेश एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, जैसे ही अगर 4 सेल पहुंच गया तो ये जो साइज है ये बढ़ गया। अब ये प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आटोमोस्ट सेल में है, ये दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ रही है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इज गेटिंग इंक्रीज। इफ एटॉमिक रेडियस इज गेटिंग इंक्रीज देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज। ये दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो घट जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो ये जो आउटरमोस्ट सेल है इसको बाहर रिमूव करने के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जरूरत कम पड़ेगा। तो ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीजेज होता है। ग्रुप में क्या होता है? ये डिक्रीजेज होता है। जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम जरूरत पड़ती है। क्यों कम पड़ती है? ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन्ड इट। बट अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज। अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज मतलब पीरियड में जब हम जाएंगे मतलब पीरियड में इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ता जाएंगे तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। वैलेंस सेल में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हमें लगने लगेगा, एनर्जी हमें ज़्यादा जरूरत पड़ने लगेगा। देयरफॉर जब पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, मतलब हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो इट्स ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर में आ रहा होगा। पहला हमने देखा एटॉमिक साइज और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज। देखिए सोडियम का 281 है, मैग्नीशियम का 282 है, एल्युमिनियम का 283 है, सिलिकॉन का 284 है। आप देख सकते हैं सब में 3 ही सेल है, KLM 3 ही सेल है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेगा तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो दैट अलोंग पीरियड द आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेटालिक कैरेक्टर। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटालिक कैरेक्टर आखिर कहते किसको है? मेटालिक कैरेक्टर आखिर कहते किसको हैं? तो मेटालिक कैरेक्टर यू नो इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेटल जितना जल्दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा होता है, वो उतना ही अच्छा मेटल कहलाता है। तो एक बात मुझे बताओ, एक सिंपल बात मुझे बताओ, चलिए हम लोग यहां पे इस चीज से समझते हैं। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। मैग्नीशियम का 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। एक बात बताओ कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगा तब लूज करना आसान होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तब लूज करना आसान होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगा तब लूज करना आसान होगा। अभी हम लोगों ने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी में कि पीरियड में जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उसको लूज करना उतना ही टफ होता है, उतना ही मुश्किल होता है। आप एक कॉमन सी बात है, अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इजीली लूज कर जाएगा, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा मेहनत लगा करके लूज करेगा।
तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पीरियड में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देयरफॉर इट इज रिटन अलोंग पीरियड इट डिक्रीजेज, अलोंग पीरियड इट डिक्रीजेज। मतलब लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमारा, सॉरी यहां पे गलत दिया हुआ है। अच्छा एलोंग पीरियड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इस चीज को आप नहीं देखें, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। एलोंग पीरियड इट डिक्रीजेज, चलिए हम लोग वहां से आपको बताते हैं। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चलते हैं हम लोग। एलोंग पीरियड डिक्रीजेज मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स घटेगा। मतलब सोडियम, इसमें अगर हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो सोडियम सबसे अच्छा मेटल है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, उसके बाद देखिए मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इधर घटता है। इधर आपका नॉन मेटल आ गया, क्या आ गया, नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका काम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करता है। तो फिर से वापस हम लोग आते हैं उसी स्लाइड में, उसी स्लाइड में हम लोग आते हैं। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेज अलोंग पीरियड, लेकिन ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, अलोंग ग्रुप मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इट इंक्रीजेज। अलोंग ग्रुप्स क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेज। मतलब ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब हम लोग चलते हैं फिर से उसी पीरियोडिक टेबल में। मतलब यहां पे थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं मैं। ओके, सो यू कैन सी, मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करेगा। मतलब लिथियम का सबसे कम होगा, उसके बाद सोडियम का होगा ज़्यादा होगा, फिर पोटेशियम का ज़्यादा होगा, रुबेडियम का ज़्यादा होगा, सीजियम का ज़्यादा होगा। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा हो रहा है तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वो इजीली लूज करेगा। इजीली लूज करेगा मतलब वो अच्छा मेटल है। तो ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है, और पीरियड में क्या होता है, घटता है। ओके, नाउ अगेन वी विल कम बैक टू द मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग ये देख लिए मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रुप में क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है। ऑलरेडी ये मैं चीज आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है, अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज, अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज। आपको मैंने बताया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड आते हैं हम लोग फिर से यहां पे, अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज। जब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम लोग देख लिए। नाउ वी विल सी अबाउट नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंक्रीजेज। आप देख सकते हैं जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। नॉन मेटल की तरफ अगर जा रहे हैं मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ग्रुप में अलोंग ग्रुप इट डिक्रीजेज, अलोंग ग्रुप इट डिक्रीजेज। जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करता है। कहने का मतलब है अगर हम लोग ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा नॉन मेटल फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, तब ब्रोमीन होगा, तब आयोडीन होगा। बिकॉज इन ग्रुप इट डिक्रीजेज। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, सो यू शुड नो दिस। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स मींस द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को नॉन मेटालिक कहते हैं। तो अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज एंड अलोंग ग्रुप इट डिक्रीजेज। तो हम लोग अगेन वी विल कम बैक टू दैट सेम स्लाइड। ओके, तो आपने देखा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज वेयर, अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अलोंग ग्रुप बेसिक ऑक्साइड्स इंक्रीजेज, अलोंग पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेज। एक चीज आपको पता होगा, एक चीज मैं आपको बताया होगा पिछले वीडियो में
कि मेटल जो होते हैं, मेटल, थोड़ा मैं एक नए स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेटल जो होते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? मेटालिक ऑक्साइड का, मतलब इसे बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा ऑक्साइड होता है ये बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब मेटल जो होता है, जब मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होती है? बेसिक ऑक्साइड होती है। और यहीं पे अगर हम लोग नॉन मेटल ले लेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो एक बात मुझे बताओ, आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल होता है और राइट साइड में आपका नॉन मेटल होता है। लेफ्ट साइड में मेटल होता है और राइट साइड में क्या होती है? नॉन मेटल होती है। तो इधर मेटल जो है ये बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मेटल क्या फॉर्मेशन करेगा? बेसिक ऑक्साइड। मैंने अभी बताया कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक ऑक्साइड होती है और जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। आप मुझे बताइए बेसिक ऑक्साइड क्या होगा पीरियड में? इधर जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल से नॉन मेटल में जा रहे हैं। सो अलोंग पीरियड बेसिक ऑक्साइड्स डिक्रीजेज बट एसिडिक ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड हमने बताया कि नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। सो एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीजेज अलोंग पीरियड एंड बेसिक ऑक्साइड डिक्रीजेज अलोंग पीरियड। और इसी का जस्ट उल्टा होता है ग्रुप्स में। ग्रुप्स और पीरियड्स में हर एक चीज उल्टा होता है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर पीरियड में इंक्रीज करेगा तो ग्रुप में डिक्रीज करेगा, अगर पीरियड में डिक्रीज करेगा तो ग्रुप में इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड, तो ऊपर से नीचे आएंगे अलोंग ग्रुप्स तो इंक्रीजेज होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप में बढ़ता जाता है। तो इसीलिए बेसिक ऑक्साइड विल बी इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करता जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। इट्स ऑल अबाउट एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एटमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी एटम ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए आइदर इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो कुछ देर पहले मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बताया था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसे कहते हैं जो एनर्जी का जरूरत हमें एटमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय में जो एनर्जी रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के समय में, जैसे आपको पता है कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जैसे हम क्लोरीन की बात करेंगे 2, 8, 7, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसका एटमोस्ट शेल में, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? +1, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के समय में जो एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दैट एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लिथियम की बात करेंगे तो 2, 1 है। सोडियम की बात करेंगे 2, 8, 1 है। तो पोटेशियम की बात करेंगे 2, 8, 1 है। एज वी मूव फ्रॉम डाउन एवरी टाइम न्यू सेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एंड साइज इंक्रीजेज, लेस एनर्जी रिलीज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो मैं जो आपको बताया था कि जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक समय एक नया सेल ऐड होता जा रहा है। अगर नया सेल ऐड होता जा रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने में या फिर गेन करने में
हमारा एनर्जी क्या होगा, कम रिलीज होगा, इसलिए अलोंग ग्रुप इट डिक्रीजेज। जब ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन पीरियड में इसका उल्टा, पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज। देखते हैं हम लोग, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस मैंने आपको बता दिया कि अलोंग पीरियड, अलोंग ग्रुप इट डिक्रीजेज, अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज। क्यों, हम लोग एक पीरियड की बात करते हैं, हम लोग किस चीज की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं। तो यहां पे आते हैं हम लोग, ये सोडियम है 281 है, या 282 है, 283 है, 284 है। हर एक एलिमेंट में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमने बताया था कि पीरियड में जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज्ड। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगा। देयरफॉर अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज। अगर पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। सो एज वी मूव लॉन्ग पीरियड एवरी टाइम, as we move long period every time a new electron is added to the same cell, due to which nuclear charge increases and force of attraction also element increases, therefore आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लॉन्ग पीरियड क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। सो गाइस एक लास्ट हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं जहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप इस चीज से इजीली समझ सकते हैं। दिस स्लाइड्स में आपको लिए, आप लोग के लिए मेहनत करके अच्छे से अच्छे मटेरियल व्यवस्था करने की कोशिश किया हूं, सो दैट यू कैन नॉट फेस प्रॉब्लम, यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम। यहाँ हर एक चीज़ आपको दिखाया गया, आप समझ सकते हैं। जितने चीज़ मैंने आपको समझाया आप इस टेबल से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इधर एटॉमिक रेडियस आपका इधर बढ़ रहा है, ये एरो जिधर जा रहा है उधर बढ़ता जा रहा है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, एरो जिधर जा रहा है उधर वो बढ़ता जा रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेफ्ट से राइट में बढ़ता है, लेकिन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स घटता है, मतलब ये लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। तो ये चीज़ें आप इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आपको फिर से आई एम जस्ट कमिंग बैक, हमें कमिंग बैक आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है गाइज, ओके गाइज, मौसम ख़राब हो चुका है बहुत। बाहर में पूरा बादल छाया हुआ है, बारिश हो रही है, बादल छाया हुआ है, बारिश हो रही है। सो गाइज मैं हमेशा कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँ, अच्छे से अच्छे मटेरियल को प्रोवाइड करूँ, सो दैट यू विल मेक अ बेटर नोट्स। सो गाइज अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो घंटी का चिन्ह होगा उसको भी बगल में दबा दें, और जो लाइक का बटन है जो अंगूठे की साइन है उसे भी क्लिक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे गाइस। और एक मैं इस चैप्टर पे एक लास्ट वीडियो और बनाऊंगा, इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।